सुबह 11 बजे दूरदर्शन पर। आदाब नाजरीन, मैं हूं फरहान नजम। डीडी उर्दू की बेहद ख़ास पेशकश हेलो डॉक्टर में आपका तहे दिल से इस्तकबाल। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस प्रोग्राम में हमेशा हम आपको जो आपकी सेहत है उसके लिए बेदार करते रहते हैं। हमारा जो आगाही करने का हमारा जो मकसद है वो उसके लिए हम आपको हमेशा बताते रहते हैं ताकि आप हमेशा आगाह रहें और आपकी सेहत हमेशा अच्छी रहे। इसी सिमत में आज का जो हमारा ये मौजू है बहुत ही ख़ास है, क्योंकि आज का जो हमारा मौजू है वो मौजू है जिससे आज के वक्त में 70-80% या परसेंटेज की बात करें लोगों की, वो परेशान हो रहे हैं। और वो है हड्डी की सेहत के बारे में। किसी के घुटनों में दर्द है तो कोई अपनी रीढ़ की हड्डी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। तो आज का हमारा ये मौजू बहुत ख़ास है। आपसे हमारी दरख्वास्त है, आप भी अगर हमारे से कोई राब्ता कायम करना चाहते हैं तो जो इस वक्त स्क्रीन पर हमारा नंबर फ्लैश हो रहा है, इस पर आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं और माहिरीन से अपना राब्ता कर सकते हैं। तो अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं इस बेहद ख़ास रिपोर्ट के साथ। मुलाहजा फरमाइए। हड्डियां हमारे जिस्म का अहम हिस्सा हैं, जो हमें सहारा देती हैं, खड़ा होने, चलने और रोजमर्रा के काम करने में मदद देती हैं। उम्र बढ़ने के साथ या गलत तर्ज जिंदगी की वजह से हड्डियां कमजोर हो सकती हैं, जिससे हड्डियों का टूटना या दर्द होना शुरू हो जाता है। इसलिए हड्डियों की हिफाजत और सेहत का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। हड्डियों को मजबूत रखने के लिए कैल्शियम और विटामिन डी बहुत अहम है। कैल्शियम दूध, दही, पनीर, हरी सब्जियों और बादाम जैसे खानों में पाया जाता है। विटामिन डी धूप से कुदरती तौर पर हासिल होता है, इसलिए रोजाना कुछ वक्त धूप में बैठना फायदेमंद है। साथ ही वजन उठाने वाली हल्की वर्जिशें भी, जैसे चहलकदमी, दौड़ना या सीढ़ियां चढ़ना, हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। हड्डियों की कमजोरी से बचने के लिए सिगरेट नोशी, ज्यादा चाय या कोल्ड ड्रिंक्स पीना कम करें, क्योंकि ये हड्डियों के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। मुनासिब नींद और ज़हनी सुकून भी जिस्म की मजमूई सेहत के साथ हड्डियों के लिए जरूरी है। अगर हम मुतवाज़िन ग़िज़ा, वर्जिश, सूरज की रोशनी और सेहतमंद आदत अपनाएं तो न सिर्फ हड्डियां मजबूत रहती हैं, बल्कि बुढ़ापे में भी जिंदगी फाल और खुशगवार गुजरती है। हमें समझना चाहिए कि अगर हम मुतवाज़िन ग़िज़ा लेते हैं ज़िंदगी में और एक सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी को अपनाते हैं तो काफ़ी हद तक हमारी हड्डियों की सेहत बेहतर रह सकती है। और इसमें एक चीज़ और है जो हमारे आज के प्रोग्राम का भी मकसद है, जो माहिरीन कहते हैं आपको, जिस तरह से बैठने के लिए कहते हैं, जो चीज़ आपको करने के लिए कहते हैं, अगर आप उन सब बातों पर अमल करते हैं तो आपकी हड्डियों की सेहत बहुत हद तक बेहतर हो सकती है। तो इसी मकसद से हमारे जो आज के प्रोग्राम के पैनलिस्ट हैं, हम आपका उनसे तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र कुमार बेनीवाल, जो कि प्रोफेसर हैं, सीनियर कंसल्टेंट हैं, डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स, सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली में। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर CS यादव, जो कि नी और हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट के सर्जन हैं। डॉक्टर यादव, आपका खैर मकदम प्रोग्राम में। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर HS छाबड़ा, जो कि स्पाइन सीनियर स्पेशलिस्ट हैं। तीनों एक्सपर्ट्स का बेहद शुक्रगुजार हूं मैं। हेलो डॉक्टर की पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि आप अपना बहुत ही कीमती वक्त निकाल कर इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। प्रोग्राम की शुरुआत यहाँ पर हम करेंगे डॉक्टर बेनीवाल आपसे। अभी बात हो रही है हड्डियों की सेहत की, हमारी रिपोर्ट में भी बताया और मैंने भी कुछ हद तक कोशिश की बताने की। जैसे कि सभी लोग जानते हैं, जो पूरा जिस्म होता है उसकी सेहत की बुनियाद हड्डियों पर होती है। तो हड्डियां किस तरह से इंसानी जिस्म में काम करती हैं, कितनी उनकी सेहत, उनका सही रहना ज़रूरी है, डॉक्टर बेनीवाल?
चूंकि हड्डियां है वो एक शरीर का ढांचा है, तो हड्डियों के ऊपर ही सारा दरमदौर है, हड्डियों से ही आदमी चलता है, तो हड्डियां मजबूत रहना बेहद ही जरूरी है। उसके लिए मैं मुख्यतया 3 या 4 बातें बताना चाहूँगा। हड्डियां मजबूत रखने के लिए सबसे पहले संतुलित आहार, बैलेंस डाइट, जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल सारे हो, लेकिन उसमें प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड और जो कोला वगैरह जो ड्रिंक्स हैं वो नहीं हो, जिसमें सोडियम हो, शुगर हो, वो नहीं होने चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ में जो कैल्शियम और विटामिन डी का भरपूर मात्रा होनी चाहिए, और उसमें मिनरल्स और हरी सब्जियां, ताजे मौसमी फल, उनकी भी उपयुक्त मात्रा होनी चाहिए। दूसरा, साउंड एंड डीप स्लीप, नींद भी स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त आवश्यक जरूरी है, तो नींद है वो साउंड होनी चाहिए और गहरी निद्रा होनी चाहिए, तो इसलिए दिनचर्या का बनाना जरूरी है। तीसरा है एक्सरसाइज और वॉकिंग एक्टिविटी। एक्टिविटी बहुत जरूरी है हड्डियों की मजबूती के लिए। जितना हम वेट बियरिंग एक्सरसाइज करेंगे और जितना हम मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करेंगे, वेट बियरिंग का मतलब है वॉकिंग है, जॉगिंग है, ये इस तरह की वेट बियरिंग एक्सरसाइज है, और मसल स्ट्रेंथनिंग, उससे भी हड्डियां मजबूत होती हैं। चौथा ये है कि कभी भी स्मोकिंग अगर हम करते हैं या फिर स्मोकिंग हड्डियों को कमजोर बना देता है, स्मोकिंग जो है उसके लिए उचित नहीं है। दूसरा, एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन है, जैसे बहुत ज़्यादा मात्रा में हम शराब का सेवन करते हैं, वो भी हड्डियों को कमज़ोर करता है। ये सारी बातें यहाँ पर डॉक्टर बैनीवाल ने बताई हैं कि किस तरह से हड्डियाँ को कौन सी चीज़ फ़ायदा करती है और कौन सी चीज़ हड्डियों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं डॉक्टर CS यादव से। डॉक्टर यादव, मेरी आपसे गुजारिश ये रहेगी, थोड़ा सा आप ये बताइए कि जैसे कि बैनीवाल जी ने बहुत सारी चीज़ें क्लियर की हैं, अब मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि जो हड्डियों का काम है, हमें सहारा देना है, चलना है, बैठना है, इसके अलावा भी हड्डियाँ हमारे किस तरह से हमारे जिस्म को मदद करती हैं? देखिए, लोकोमोशन, उसके अलावा हड्डियाँ जैसे चेस्ट है, चेस्ट में भी चारों तरफ हड्डियाँ हैं, हमारे अंदर जो ऑर्गन है उनको प्रोटेक्ट करने का काम। एब्डोमेन है, एब्डोमेन भी चारों तरफ ये नीचे बोन्स और इससे घिरा हुआ है। और जो स्पाइन की जो हड्डी होती है, डॉक्टर छाबड़ा जिसके एक्सपर्ट हैं, उसके अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट स्पाइनल कॉर्ड होता है ना, उसको प्रोटेक्ट रखना। अगर स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो गया तो पैरालिसिस हो जाती है, गर्दन में हो गया तो पूरे बॉडी की पैरालिसिस। ये एक्स्ट्रा काम हड्डियों का है। ब्रेन अंदर है, ये सब हड्डियों से कवर्ड है, अगर हड्डी ना हो तो ब्रेन की कभी भी इंजरी हो सकती है। तो ये लोकोमोशन के अलावा पूरे बॉडी के इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स को प्रोटेक्ट करके रखना, ये सारा काम भी हड्डियों का है। ये आपने बहुत ही अच्छे से यहाँ पर चीज़ों को बताई कि ये सारा काम हड्डियों का होता है, और आपने यहाँ पर स्पाइन का भी जिक्र किया है, तो क्यों ना मैं स्पाइन के जो एक्सपर्ट यहाँ पर मौजूद हैं डॉक्टर छाबड़ा, उनसे गुजारिश करूँगा। डॉक्टर छाबड़ा, आज के इस दौर में बहुत लोग कह रहे हैं कि उनकी जो स्पाइन है, कमर है, रीढ़ की हड्डी है, उसमें प्रॉब्लम रहती है, कभी वो दर्द होता है तो कभी अजीब सा खिंचाव होता है। तो ये स्पाइन जो होता है, जो हड्डी है, रीढ़ की हड्डी, वो किस तरह से काम करती है इंसानी जिस्म में? दूसरा ये कि ये जो प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है, इसकी क्या वजह है? तो जैसे कि डॉक्टर यादव ने बताया, रीढ़ की हड्डी एक तो ढांचा बनाती है हमारे शरीर का, हमारे अपराइट पोस्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पर इसमें भी हमारी स्पाइनल कॉर्ड एक सुरक्षित सुरंग में नीचे आ रही है, और सारे जैसे हिलाने का शक्ति है, सांस की शक्ति, मलमूत्र नियंत्रण, और कुछ ऑटोनॉमिक फंक्शंस जैसे हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर कंट्रोल, और सांस लेना भी ऊपर की गर्दन की नसों से कोऑर्डिनेटेड होता है ये स्पाइनल कॉर्ड से। तो जैसे आपने बोला कि आजकल लोग अक्सर कमर के दर्द के बारे, गर्दन के दर्द के बारे, पीठ के दर्द के बारे काफी बताते रहते हैं, और ये आंकड़े WHO भी मानता है कि आज सबसे आम कारण डिसेबिलिटी का विश्व भर में कमर का दर्द है और रीढ़ की हड्डी से होने वाला दर्द है, और ये बहुत आम पाया गया, एक तरह से कह सकते हैं एक महामारी की तरह फैला हुआ है। और इसका मुख्य कारण है कि हमारी जैसे जीवन शैली हो गई है, आसीन जीवन शैली, सेडेंट्री लाइफस्टाइल,
और जो गलत पोस्चर में हम लोग बैठते हैं, लेटते हैं, खड़े होते हैं, काम करते हैं, इससे हमारे मांसपेशियों पे तनाव आता है, रीढ़ की हड्डी पे तनाव आता है और कमर की हड्डी और कमर का दर्द एक महामारी की तरह फैल गया। इसके साथ साथ जो बोन हेल्थ कहते हैं वो रीढ़ की हड्डी में भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम ठीक अपना डाइट ठीक ना रखें, अगर हम एक्सरसाइजेज ना रखें अपनी जीवन शैली में, तो बाकी हड्डियों की तरह रीढ़ की हड्डी भी कमज़ोर हो जाती है और उसमें फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। ये बहुत ही फिक्र की बात है कि अगर उसका ख्याल नहीं रखा जाएगा तो उसमें फ्रैक्चर हो सकता है। और जैसा कि सभी एक्सपर्ट्स ने यहाँ पर बताया कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी है वो पूरे जिस्म के लिए बेहद ज़रूरी है, उसकी सेहत बेहद ज़रूरी है। अब डॉक्टर बेनीवाल की तरफ आता हूँ मैं। डॉक्टर बेनीवाल, अभी बात सेहत की हो रही है, यहाँ पर रीढ़ की हड्डी की भी बात हुई है और दूसरी भी बातें हुई हैं। अब मैं एक बहुत ही कॉमन बात करने जा रहा हूँ जो अक्सर हम अपने बड़ों से भी सुनते हुए आए हैं कि हड्डी की सेहत के लिए दूध बेहद ज़रूरी है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमारे नाजरीन को, प्रोग्राम देखने वालों को बताइए कि क्या ये सही है कि सबको अपनी ज़िंदगी में पूरे दिन में 24 घंटे में कुछ हद तक दूध लेने की ज़रूरत है? डॉक्टर बेनीवाल। दूध तो निहायत ही जरूरी है, दूध लेना चाहिए, लेकिन दूध एक पर्टिकुलर एज का भी कुछ संबंध है। जैसे बच्चों को दूध बहुत जरूरी है, उसमें कैल्शियम प्रचुर मात्रा में होता है, दूध भी लेना चाहिए। लेकिन दूध के साथ दूध के जो अदर प्रोडक्ट है, दही है, कर्ड है, वो भी लेना चाहिए, लस्सी भी लेना चाहिए, मट्ठा भी लेना चाहिए, मक्खन भी लेना चाहिए। वो इसलिए कि दही के अंदर विटामिन B12 है जो दूध में नहीं है। तो सिर्फ दूध ना लेके दूध और दूध के सारे प्रोडक्ट है वो भी लेने चाहिए। दूध डेयरी जो प्रोडक्ट है, पनीर भी है, चीज भी है, दही भी है ना, वो सारे प्रोडक्ट। लेकिन दूध अगर जिनके कोमोर्बिडिटी है, थायराइड है, शुगर है, हार्ट डिजीज है, वेट ज्यादा है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, उनको दूध कम लेना चाहिए जी। क्योंकि दूध भी एक कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट कम लेके प्रोटीन ज्यादा लेना चाहिए। ओके, तो अच्छा डायबिटीज का भी जिक्र कीजिए। अगर किसी को डायबिटीज है वो दूध ले सकता है हड्डियों की सेहत के लिए या अपनी और जिस्मानी जो मजमूई सेहत के लिए? क्या फीका दूध ले सकता है, थोड़ा अच्छा। फीका दूध ले सकता है, लेकिन हाँ, लेकिन वो है कार्बोहाइड्रेट। जी जी हाँ, लेकिन कार्बोहाइड्रेट थोड़ा तो लेना ही है एनर्जी के लिए, वो भी जरूरी है। एनर्जी के लिए वो भी जरूरी है। बैलेंस डाइट का मतलब यही है, संतुलित आहार, कि हर चीज जरूरी है लेकिन संतुलित मात्रा में हो, संतुलित मात्रा लेकिन जो जंक फूड है, फास्ट फूड है, वो प्रोसेस्ड फूड है, डिब्बा बंद है, आचार है, उससे तो बचना है, अवॉइड करना चाहिए, जिसमें शुगर और सोडियम ज्यादा है। राइट। एक सवाल और मैं यहीं पे लेना चाहूँगा आपसे, जो कि बहुत देखा जा रहा है अक्सर, अगर कोई गिरता है, चोट लगती है, उसे फ्रैक्चर हो सकता है, कोई चोट लगी तो उसे फ्रैक्चर हो सकता है, लेकिन अचानक से अगर कोई बैठा है और बैठने के बाद वो उसने उठने की कोशिश की या उसने कोई मूवमेंट करने की कोशिश की, वहां पर उसको अगर फ्रैक्चर हो रहा है तो इसकी क्या वजह हो सकती है डॉक्टर साहब? उसकी वजह यही है कि उसकी हड्डियां कमजोर हैं, इसीलिए फ्रैक्चर हुआ बैठे बैठे। क्या वजह हो सकती है इसकी कमजोर की? क्या एज हो सकती है, क्या कोई मर्ज हो सकता है, या फिर कोई किसी तरह की कमी हो सकती है जो बॉडी में जो चीजें चाहिए उसके लिए? हो सकता है। देखो किस चीज की तरफ उसे जाना चाहिए, कौन सा टेस्ट कराना चाहिए? बच्चों में अलग बीमारियां होती हैं, कई रिकेट्स होता है जी, है ना, बड़ों में ओस्टियोमलेशिया होता है जो हड्डियां कमजोर होती हैं, और बड़ों में जैसे मान लो कोई मेलिग्नेंसी है तो उससे हड्डियां कमजोर हैं। डिसयूज ऑस्टियोपोरोसिस, जैसे वो बैठे रहते हैं, चलते फिरते नहीं है, कोई बीमारी होगी, कोई फ्रैक्चर हो गया तो हड्डियां कमजोर हो जाती हैं जी। तो अगर मान लो बैठने से उठते ही हो गया फ्रैक्चर, इसका मतलब हड्डियां बहुत ज्यादा कमजोर हैं। और किडनी रीनल डिजीज है, किडनी का डिजीज है, उसमें भी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। तो उसमें ये कारण पता करना चाहिए। विटामिन डी भी कम हो सकता है, कैल्शियम भी कम हो सकता है, उससे भी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। वो जांच करा के हम पता कर सकते हैं। जी जी, उसके वहां पर जांच की जरूरत है सारा। दूसरा ये है कि जैसे सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस है जी, जो महिलाएं हैं, जो वृद्ध महिलाएं हैं, जो मेनोपॉज में आ गई, तो उनका एस्ट्रोजन हार्मोन बंद हो गया तो हड्डियां कमजोर होने लग जाती हैं। उसकी वजह से भी
इतनी ज्यादा कमजोर होती हैं कि वो स्लिप होते ही फ्रैक्चर हो जाता है। वहाँ पर इन चीज़ों को लेकिन- समझना हाँ, चाहिए और इसका ख्याल रखने की बेहद जरूरत है। डॉक्टर यादव, आपकी तरफ यहाँ पर मैं आऊँगा। ऑस्टियोपोरोसिस की बात की है, मैं जानना चाहता हूँ कि ये मर्ज क्या है, ये किन लोगों को होने के ज्यादा चांसेस हैं और कैसे इसको पहचाना जाए? डॉक्टर यादव। तो जैसे कि डॉक्टर वेनीवाल ने बताया, अलग अलग एज पे अलग अलग टाइप की बोन वीकनेस होती है जी। तो ये जो आपने एग्जाम्पल दिया कि आपने उठने की कोशिश की और आप उठ ही नहीं पाए और फ्रैक्चर हो गया, या आप बाथरूम में गए, हल्का सा स्लिप होते ही फ्रैक्चर हो गया। ज़्यादातर हिप के फ्रैक्चर होते हैं और स्पाइन के फ्रैक्चर होते हैं, ये ऑस्टियोपोरोसिस, जी। ये एक एज रिलेटेड होते हैं ओके। और यूजली 60 के ऊपर काफ़ी चांसेस होते हैं और फीमेल में ज़्यादा चांसेस होते हैं। इवन फीमेल में जो ऑस्टियोपोरोसिस, बोन का वीक हो जाना, एक होता है थोड़ा सा वीक होना, उसको ऑस्टियोपीनिया बोलते हैं, ज़्यादा वीक हो जाना। ये आपने जो एग्जाम्पल दिया, ये ज़्यादा वीक होने का था। ओके। मेल में भी होता है लेकिन 10 साल मान के चल सकते हैं, लेट होता है। लेट होता तो है। उसका डॉक्टर वेनीवाल ने क्लियर कट बताया। मेन रीज़न, अगर आप एक्टिव नहीं रहे अपनी लाइफ में, जवानी में, है ना, एक्टिविटी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक्टिव रहना, और एक्टिव रहने में दो मेन टाइप की एक्सरसाइजेज, वेट बियरिंग जिसमें दौड़ना, ब्रिस्क वॉक करना, साइकिल चलाना, सीढ़ी चढ़ना उतरना, हाइकिंग करना, और एक्सरसाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद डाइट इम्पॉर्टेंट है। और तीसरा जो है हार्मोनल चेंजेस, जो कि स्पेशली फीमेल में आते हैं 45 के ऊपर, काफ़ी ड्रास्टिकली हार्मोन में चेंजेस आता है, वो बोन को एकदम वीक बनाता है। वो चीज़ें मेल में 60 के बाद शुरू होती है, फीमेल में 45 पे शुरू हो जाता है। और कई बार ड्रग इंड्यूस्ड भी होती है ऑस्टियोपोरोसिस। आप कोई भी, बहुत सारे ग्रुप हैं उसमें, फिजिशियन बताएगा, है ना, एंटी एपिलेप्सी, एंटासिड बहुत ज़्यादा लेना, या कुछ और हार्मोनल ड्रग्स लेना, तो ये सब बोन को वीक बनाते हैं। फिर डॉक्टर बेनीवाल ऑलरेडी कवर कर चुके हैं शराब, सिगरेट और बहुत ज़्यादा कैफीन। जी। ये सारी चीज़ें अगर ज़्यादा एक्सेस मात्रा में ली जाए और एक्सरसाइज आप करो नहीं, एज आपकी बढ़ती जा रही है और ऑलरेडी आपको जवानी में आपने एक्सरसाइज कभी की नहीं, तो ये सारी चीज़ें इसको इनवाइट करती हैं जो आपने एक एग्जाम्पल दिया। राइट। डॉक्टर छाबड़ा, यहीं पर मैं आपसे क्वेश्चन लूंगा थोड़ा सा। जैसे कि ख्वातीन की जिक्र किया, महिलाओं का जिक्र किया है डॉक्टर यादव ने यहाँ पर, तो ये क्या रीज़न है महिलाओं में, ख्वातीन में क्यों इतना ज़्यादा हड्डियों की परेशानी देखने को मिल रही है? देखिए, ये समझना ज़रूरी है कि हमारा एक बोन बैंक है जिसमें बोन मास एकत्रित होता है। बच्चे जैसे बढ़ते हैं तो उसमें बोन स्ट्रांग होती जाती हैं। एक 25 साल की उम्र तक बोन्स और स्ट्रांग हो जाती है और 35 के बाद हड्डियां कमज़ोर होनी शुरू हो जाती हैं। महिलाओं में जो हड्डियां का बोन बैंक है, वो जैसे बताया गया कि वो फीमेल सेक्स हार्मोन से रेगुलेटेड होता है। तो जब औरतों में मीनोपॉज होते हैं, मतलब उनमें जो हार्मोन्स रुक जाते हैं और माहवारी रुक जाती है, तो उसके बाद बोन बैंक ज़्यादा जल्दी से डिप्लीट होने लगता है। मर्दों में भी होता है बट इतनी तेजी से नहीं होता है जितने औरतों में होने लगता है। अब ये तो बोन बैंक, जो अगर हम कहें कि माहवारी के बाद उनकी हड्डियां कमजोर होने लगती है, बट अगर किसी कारण से हड्डियां मजबूत ही नहीं हुई, अगर बचपन में ठीक सेवन नहीं किया डाइट का, प्रोटीन्स नहीं लिया, कैल्शियम नहीं लिया, या प्रेगनेंसी के दौरान कैल्शियम नहीं लिया, या आपकी जीवन शैली आसीन है, आपकी दिनचर्या में एक्सरसाइजेज नहीं है, तो इनमें हड्डियां और कमजोर हो जाती हैं और अगर पहले से ही मजबूत नहीं है तो ज़्यादा तेजी से कमजोर होने लग जाती हैं। ओके। इसमें साथ साथ कई बीमारियां होती हैं, जैसे डायबिटीज हो गया, थायराइड की प्रॉब्लम हो गई, कुछ दवाइयों का सेवन जैसे कि स्टेरॉइड्स हो गया, जैसे कि दौरे की बीमारियां हो गई, तो ये इन सारों से हड्डियां और कमजोर होने लगती हैं। और एक डॉक्टर साहब, आपसे बात जारी रहेगी, एक कॉल आ गई है, कॉल ले लेते हैं, उसके बाद आपसे भी बात करते हैं। हेलो 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 जी, हेलो डॉक्टर, प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल, अपना सवाल पूछिए। हाँ, हेलो जी जी, हम सुन पा रहे हैं आपको, बताइए अपना सवाल। मैं बोल रही हूँ, जलगांव महाराष्ट्र से।
मैं 50 में मुझे एडी के ऊपर जो होती रहती है वहाँ पे बहुत ज्यादा दर्द है 1 साल से। एडी में तो दर्द? एडी में दर्द है। नहीं। सब उपाय करके देखते हैं, लेकिन वो दर्द नहीं जा रहा है, बहुत परेशानी में चल नहीं सकते। जी, जी। डॉक्टर यादव, ये इनका जो नी है उसमें फ्रैक्चर हो गया था, उसके बाद इनका ऑपरेशन हुआ, दर्द की शिकायत बहुत ज्यादा है इनको, जितना हम समझ पा रहे हैं। नी का पता है? हाँ, ये नी की बात कर रहे हैं क्योंकि हमें थोड़ा सा समझ में आया इसका। 52 की एज। हाँ, 52 एज है इनकी। देखिए होता क्या है, अगर वो फ्रैक्चर जॉइंट के अंदर भी चला गया है ना, एकदम फ्रैक्चर हुआ जॉइंट तक एक्सटेंड कर गया है, तो भले ही हड्डी आपकी जुड़ जाए, आपकी एज भी 52 है, तो उसमें जो एज वाली अर्थराइटिस होती है उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस या डीजनरेटिव अर्थराइटिस बोलते हैं, शायद वो आने लगी होगी, है ना। ये तो फर्दर एक्सरे वगैरह देख के और आपके क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बाद एग्जैक्ट पता चलेगा। जैसे मैं सोच रहा हूँ जो आपकी सिचुएशन है और उसमें थोड़ा बहुत दर्द बना रह सकता है, दवाई का ज़्यादा रोल नहीं होता है। सबसे आजकल क्या होता है, हम लोग 10-10 दवाइयाँ खाने लगते हैं और अलग अलग लोगों से पूछ के, ज़्यादातर टाइम दवाइयों का रोल नहीं है, मेन रोल होता है वेट रिड्यूस करना। अगर आपका वेट ज़्यादा है, ये सबसे बड़ी दवाई है। और उसके बाद अगर आपको नी पेन हो रहा है फ्रैक्चर के बाद, आपकी एज 52 है, 52 में वैसे ही अर्थराइटिस आ जाती है एज वाली, थाई मसल को स्ट्रॉन्ग करना, जिसको हम क्वाड्रिसेप्स मसल बोलते हैं, ये नी का सपोर्ट सिस्टम मसल होती है, जिसे पटे बोलते हैं हिंदी में। ये थाई मसल अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है तो आपके सिम्टम्स कम हो जाएंगे, और जो अर्थराइटिस ग्रेजुअली आनी है, थोड़ी बहुत इसके ग्राफ को हम थोड़ा स्लो कर सकते हैं, टोटली नहीं रोक सकते और रिवर्ट तो कर ही नहीं सकते। तो अगर आपने वेट कम किया, अच्छी क्वालिटी की एक्सरसाइज की, तो ये चीज़ें स्लो डाउन हो जाएंगी लॉन्ग टर्म के लिए, प्लस आपके सिम्टम्स भी कम हो जाएंगे। और तीसरा जो है प्रीकॉशंस, आपको कुछ एक्टिविटी लगता है कि ये एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इससे पेन बढ़ रहा है, जैसे पालती मार के बैठना, उकड़ू बैठना, वो नहीं बैठा जा रहा है, फिर भी आप कोशिश कर रहे हो, तो ये सब चीज़ों का आपको अवॉइड करनी है। थोड़ा बहुत दवाई भी हेल्प करती हैं, लेकिन ये मत सोचिएगा कि खाली डॉक्टर आपको दवाई लिख दे, आप कुछ ना करें, मेनली आप अपनी मेहनत से ही ठीक होते हो। ये जो बातें बताई हैं डॉक्टर यादव ने, उम्मीद है आप इन्हें समझी होंगी, और हमारी भी एक गुजारिश है आपसे कि किसी अच्छे डॉक्टर के टच में रहिएगा। फ़ोन करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। अब डॉक्टर बेनीवाल वापस आपके पास आऊँगा मैं, जैसे कि जिक्र हो रहा था आपसे, अभी बात भी चल रही थी यहाँ पर डॉक्टर छाबड़ा से। अब मेरा एक सवाल थोड़ा सा अलग है यहाँ पर, मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे आज के वक्त में देखा जा रहा है कि जो नौजवान हैं उनमें जोड़ों का दर्द है, उनमें हड्डियों का दर्द है, ये चीज़ें कभी बुढ़ापे में देखी जाती थी, लेकिन आज नौजवानों से बात करते हैं तो उन्हें भी ये प्रॉब्लम महसूस हो रही है। तो मैं जानना चाहता हूँ, क्या ऐसी हमारी लाइफ हो गई है, क्या ऐसा हमारे खाने हो गए हैं कि ये परेशानी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है? डॉक्टर बेनीवाल। इसका मुख्य कारण है हमारा लाइफस्टाइल जो है, लाइफस्टाइल है पहले से चेंज हो गई है जी। पहले जो बचपन से खेलना कूदना, बच्चे खेलते थे, एक्सरसाइज करते थे, बाहर निकलते थे, आउटडोर एक्टिविटी में थे जी। अब आजकल क्या है कि यंग एग्जीक्यूटिव जो सर्विस करते हैं तो वो ऑफिस में रहते हैं और एसी में ही रहते हैं जी। गाड़ी से आते हैं और गाड़ी से ही जाते हैं जी। तो उनका चलना फिरना नहीं होती, एक्टिविटी नहीं होती जी। और फिर खाना फूड है वो अडल्ट्रेटेड है जी। तो दोनों ही चीज है वो गड़बड़ है जी। मैं इस बार इसमें एक अन्य जो पिछली बात चल रही थी उसमें ऐड करना चाहूंगा जी। कि एक जो ये है जो मुख्य जो हड्डियों को मजबूत करने का जी। अगर आपका वेट ज्यादा है जी। तो हड्डियां कमजोर हो जाएगी, तो वेट भी ऑप्टिमम रखना जरूरी है। वेट ज्यादा है तो हड्डियां बेटर नहीं रहेगी, कमजोरी होगी जी। उससे फिर फ्रैक्चर होंगे, वीकनेस होगी जी। दूसरा जो मुस्लिम महिलाओं के लिए जो एक्सपोजर ऑफ सनलाइट है जी। वो कम होता है, क्यों बुर्के में रहती हूँ तो उस वजह से भी आपने पूछा था कि भाई महिलाओं में क्या कारण है हड्डियां कमजोर होने का, तो उसमें पहला कारण ये है यंग एज में जैसे विटामिन डी की कमी है, विटामिन डी सन एक्सपोजर से मिलता है जी। तो वो बुर्के में रहती है तो सन एक्सपोजर कम हो पाता है जी। जो ऑफिस में काम करते हैं उनमें सन एक्सपोजर कम होता है जी। दूसरा ये भी है कि महिलाओं में
अर्ली मेनोपॉज आ जाता है। कई बार हिस्टेरेक्टोमी होती है, बच्चादानी रिमूव कर देते हैं जी यूट्रस को रिमूव कर दिया जी अर्ली एज में, मेनोपॉज से पहले, जी तो उसकी वजह से बोन कमजोर हो जाती है, वो प्री मैच्योर मेनोपॉज आ जाता है जी। तो उसकी वजह से फिर हड्डियां कमजोर हैं, फिर आर्थराइटिस भी हो जाता है, बोन में पेन होता जी। है, उसमें आगे प्रॉब्लम, उसमें खास ट्रीटमेंट करना पड़ता है, तब जाके हड्डियां उसको कंपनसेट करती है। ओके ओके ओके। अब डॉक्टर यादव आपसे मैं एक दूसरा सवाल यहाँ पर लेना चाहूँगा। आप नी के बहुत ज़बरदस्त मतलब बड़े स्पेशलिस्ट हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप हमारे नाजरीन को बताएं कि सभी लोग अपने घुटनों को कैसे मजबूत रख सकते हैं और एक लॉन्ग एज तक, काफ़ी आगे तक उनको घुटनों की प्रॉब्लम ना हो, किसी भी तरह का मर्ज ना हो और उनकी जो भी सेहत है हमेशा अच्छे घुटनों के साथ रहे। देखिए, जो घुटने खराब होते हैं, एक तो कोई बीमारी घुटने में नहीं थी, एज के हिसाब से बाल भी चेंज हो गए, खाल भी चेंज हो गई, लुक भी चेंज हो गया, तो ये मान के चलो नी में भी चेंजेस आ रहे हैं। इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस या डीजनरेटिव आर्थराइटिस बोलते हैं जी। इसको काफी हद तक स्लो डाउन करना हमारे हाथों में होता है। जैसे कि बाल कितने भी आप कुछ लगा लो, ये तो जाने हैं तो जाते हैं, लेकिन इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए मैंने अभी आपको 4 चीजें बताई। वेट रिडक्शन, वेट सबसे बड़ा दुश्मन होता है नी जॉइंट का, और बैक एक भी लाता है। दूसरा डॉक्टर सर थोड़ा सा इसमें तफसील से आप बताइएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत लोग आजकल परेशान है घुटनों से। जरा एक कॉल है, कॉल ले लेते हैं, फिर बात जारी रहेगी आपसे। हेलो हेलो जी, हेलो डॉक्टर, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम जी, बताइए। अपने टेलीविजन की आवाज बंद कर दीजिए या आप धीमी कर दीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ओके ओके अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, अपना सवाल पूछिए। हाँ साहब, रायचूर कर्नाटक से बोल रहा हूँ मैं। जी रायचूर कर्नाटक से बोल रहा हूँ मैं। मेरा नवासा 8 साल का है जी। स्कूल में क्या हो गया, भाग के दिन गिर जाता है जी तो हाथ की हड्डी में फ्रैक्चर होता है, हड्डी टूट जाती है, तो जोड़ दिए हैं जी। 2 बार हुआ ऐसा है, गिरता है तो एकदम हड्डी की परिच हाथ की हड्डी होती है, वो उससे फ्रैक्चर आता है। 8 साल का है। ओके। इसलिए डाइट वगैरह क्या है, जरा आप बोले तो बेहतर है। डॉक्टर यादव आप ही बताइए, बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं जैसे कि आपने सुना। देखिए, अगर बहुत तेजी से चोट लगी है तो फ्रैक्चर हो सकता है बच्चे में, लेकिन अगर बहुत फ्रीक्वेंट फ्रैक्चर हो रहे हैं, एक बार फ्रैक्चर होने से कोई बात नहीं है डरने की। अगर ये मतलब फिर कभी गिरे फिर फ्रैक्चर हो गया, अगर ये फ्रीक्वेंट फ्रैक्चर हो रहे हैं तो एक इसको बच्चे वाले डॉक्टर को दिखाना चाहिए कि हमारे बच्चे में कोई ऐसी चीज़ों की कमी तो नहीं है जिसको हम डिस्कस कर रहे थे। वो कुछ टेस्ट करने से पता चल जाता है, एक्सरे करने से पता चल जाता है, और वो सारी चीज़ें करेक्टेबल होती है। उसका इलाज करना चाहिए और खूब खेलना चाहिए, खेलने की कोई मना नहीं है। ऐसा नहीं करना चाहिए कि बच्चे का फ्रैक्चर हो जाता है तो खेलने नहीं देंगे। फ्रैक्चर नॉर्मली भी हो सकता है ज़्यादा चोट लगने पे। अगर कोई प्रॉब्लम है, बच्चे वाला डॉक्टर उसको आइडेंटिफाई करेगा और उसको करेक्ट करेगा। ये जैसे कि डॉक्टर यादव ने बताया, आप इसके लिए किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, वो जाके इसका बच्चे का पूरी तरीके से जांच करेगा, उसके बाद किसी नतीजे पे पहुंचेगा और हम हमारी नेक ख्वाहिशात के बच्चे की सेहत हमेशा अच्छी रहे। फ़ोन करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। डॉक्टर यादव आप बात कर रहे थे घुटनों के बारे में, थोड़ा सा बताइए प्लीज़। हाँ, जैसे कि मैं बता रहा था, एक हो गई एज वाली अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस डीजनरेटिव। तो ऑप्टिमम वेट रखना सबसे बड़ी दवाई है। 50 टाइप की दवाई आती हैं, फार्मा ड्रिवन, मार्केट ड्रिवन, और 50 टाइप के इंजेक्शन, पीआरपी, स्टेम सेल सब आते हैं। ऑनेस्टली दे आर मोर ऑफ मार्केट ड्रिवन, दे आर नॉट ट्रू साइंस, फ्रैंकली स्पीकिंग, बोल्डली स्पीकिंग। मेन दवाई है वेट को ऑप्टिमम रखना, थाई मसल को स्ट्रॉन्ग रखना जैसे कि मैंने बताया, और एक स्टेज के बाद हम हिंदुस्तानी हैं, पालती मार के बैठना, इंडियन टॉयलेट पे बैठना सब करते रहो, लेकिन एक स्टेज आने लगती है जब आपको लगने लगता है, और खासकर जब आप अनफिट हैं, वेट ज़्यादा है, तो वो जल्दी आ जाती है वो स्टेज। आपको लगता है अब नीचे इंडियन टॉयलेट पे मुझे बैठा नहीं जा रहा, आपको लगता है
कि मैं नीलिंग करके नमाज नहीं पढ़ पा रहा हूं या पूजा नहीं कर पा रहा हूं एक्सट्रीम पोस्चर्स में, तो उन पोस्चर्स को अवॉइड करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, इसे समझना चाहिए, avoid वो करके, नुकसानदेह हो सकते हैं। हाँ हाँ, और डाइट का भी इनडायरेक्ट रोल होता है। ओवरऑल हमारी डाइट न्यूट्रिटिव होना चाहिए, कोई सी भी बीमारी हो, कोई सी भी सेहत की बात हो, जिसमें प्रोटीन, जैसे कि डॉक्टर साहब बता चुके हैं, सफिशिएंट मिनरल्स, प्रोटीन एंड वाइटामिन्स होने चाहिए। कार्बोहाइड्रेट हमारी डाइट में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होता है, उसको कम करना चाहिए, मैंने ज़िंदगी में ये देखा है इंडियन डाइट में। तो पहले तो हो गई ये एज वाली अर्थराइटिस की बात, फिर एक होती है गठिया वाली अर्थराइटिस जो कि जल्दी हो जाती है, जवानी में होती कॉल है। लूंगा मैं, बार बार आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी उसके लिए। नहीं, नो कॉल आ प्रॉब्लम। गई। हेलो हेलो डॉक्टर, प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल, अपना सवाल पूछिए। जी जी डॉक्टर साहब, आदाब अर्ज़। जी बताएं अपना सवाल। जी बिल्कुल मिल रही है आवाज़, बताएं अपना सवाल डॉक्टर साहब। डॉक्टर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग आदाब जी। बोन्स की जो हेल्थ होती है उसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, एक होता है कैल्शियम, दूसरा होता है विटामिन डी। तो ऐसा लोगों का, एक्सपर्ट्स का मानना है कि विटामिन डी धूप में रहने से विटामिन डी का सिंथेसिस होता है। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि वो मजदूर जो दिन भर धूप में काम करते हैं, क्या उनकी बॉडी में कभी विटामिन डी की कमी नहीं होती क्या? इस तरह के पेशेंट्स आपके पास नहीं आते हैं क्या, या एक्सेसिव विटामिन डी का सिंथेसिस हो जाता है? थोड़ा इस पे लाइट डालिएगा। जी 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 डॉक्टर यादव, आप थोड़ा सा देखिए, बहुत बढ़िया आपने सवाल किया है। और विटामिन, अगर धूप में आप हैं, बॉडी भी एक्सपोज्ड होना चाहिए, ये स्किन पे डायरेक्ट सनरेज पड़ेंगी तब विटामिन डी बनेगा। तो एक चीज आपने मिस कर दी, विटामिन डी और कैल्शियम के साथ साथ प्रोटीन डाइट वो भी इंपॉर्टेंट है। तो डेफिनेटली मजदूर को विटामिन डी खूब मिल रहा होगा, अलग से लेने की जरूरत नहीं है, वो नेचुरल विटामिन है। और जो हम सप्लीमेंट देते हैं, हम दे तो देते हैं, हमें भरोसा नहीं है कि वो नेचुरल विटामिन के बराबर काम करते होंगे कि नहीं। और जहां तक मजदूरों में सवाल है, बोन वीक अक्सर नहीं होती, एक तो मेहनत करते हैं, विटामिन डी मिलता है। एक सिचुएशन मजदूरों में हो सकती है, शायद उनको प्रॉपर मात्रा में प्रोटीन नहीं मिल रहे हो, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हो, क्योंकि वो भी ओवरऑल 4-5 चीजें मिलकर बोन हेल्थ बनती है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम मजदूरों की बोन्स अच्छी होती है। डॉक्टर छाबड़ा, आप भी अपनी सेकंड ओपिनियन क्या देना चाहेंगे? ये जो सवाल अभी कॉलर का था, अगर जो मजदूर होते हैं, एक तो एक्सरसाइज की कमी नहीं होती, वो हर समय एक्सरसाइज करते रहते हैं, तो हड्डियां मजबूत होनी चाहिए। अक्सर धूप बताया वो भी होती है, बट कई बार खुराक उनकी ठीक नहीं होती, प्रोटीन की मात्रा ठीक नहीं ले पाते। और जो हड्डियां हमारी होती हैं उसमें एक प्रोटीन का बेस होता है जिसमें मिनरल्स, कैल्शियम वगैरह आके डिपॉजिट होता है। तो अगर प्रोटीन की मात्रा ठीक खुराक में ना हो तो हड्डियां कमजोर हो सकती हैं। तो उन्हें ये देखना है कि जो उनकी डाइट है उसमें वो प्रोटीन्स ठीक मात्रा में रखें, बाकी उनमें रिस्क फैक्टर्स कम होते हैं। ये जो बातें बताई हैं हमारे डॉक्टर साहब ने, दोनों ही एक्सपर्ट्स ने बताई, ये बेहद कारगर होंगी और आप इतने समझे होंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। फ़ोन करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। डॉक्टर छाबड़ा, आप ही की तरफ आऊँगा मैं यहाँ पर। जो ये मौजूदा दौर है, हर कोई जानता है कि हर किसी के पास मोबाइल है, हर किसी के पास कंप्यूटर है और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त वो उसमें गुजार रहे हैं। तो क्या इतना वक्त गुजारना मोबाइल पर, इतना वक्त गुजारना कंप्यूटर पर, वो हड्डियों के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदेह साबित हो रहा है? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। अगर हम लैपटॉप, कंप्यूटर्स, मोबाइल पे ज़्यादा टाइम बिताते हैं, बिताना ज़रूरी भी हो सकता है, बट कैसे बिताते हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपका डेस्क जॉब है, ऐसा काम है जिसमें ज़्यादा देर बैठना है और कंप्यूटर या मोबाइल पे काम करना है, तो पहले तो अपनी शरीर की बुनियाद तगड़ी रखिए। उसके लिए जीवन शैली में एक्सरसाइजेस रखिए। और एक्सरसाइजेज, जो मेन एक्सरसाइज जो रीढ़ की हड्डी के एंड्योरेंस मसल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, वो जनरल कंडीशनिंग एक्सरसाइज है, जैसे टहलना हो गया, जैसे ट्रेडमिल, स्पोर्ट्स, एरोबिक, स्विमिंग, डांस, जॉग, रन, ऐसी एक्सरसाइजेज बहुत जरूरी है रीढ़ की हड्डी के मांसपेशियों को मजबूत रखने के लिए। अगर बुनियाद तगड़ी होगी तो बड़े बड़े झटके भी सह जाएंगे। उसके अलावा आप कैसे बैठते हैं, कितनी देर बैठते हैं लगातार, वो सारी चीज़ें भी अहम हैं।
तो आपका वर्क एर्गोनॉमिक्स, जहां काम करते हैं वहां पे कुर्सी अच्छी रखिए, सीट और बैकरेस्ट का एंगल फिक्स्ड हो 100 से 110 डिग्री, पूरा पीछे तक अपने कमर को ले जाके बैठें, स्लाउच ना करें कुर्सी में। लंबा बैठते हैं तो हर 40-50 मिनट में पोस्चर बदलते रहें। अगर आप कंप्यूटर पे काम करते हैं तो डेस्कटॉप बेहतर है लैपटॉप से। मॉनिटर आंखों की लेवल पे रखिए, कीबोर्ड को टेबल के नीचे अटैचमेंट पे रखिए ताकि हाथों को सहारा मिलता रहे। बिस्तर में गलत तरीके लेट के लैपटॉप मोबाइल का प्रयोग करना की आदत मत रखिए। सोफे में गलत तरीके बैठकर लैपटॉप मोबाइल के प्रयोग करने की आदत मत रखिए। और ये चीजें ज्यादा अहम इसलिए हो जाती है क्योंकि कोविड के जमाने से वर्क फ्रॉम होम का एक ट्रेडिशन आ गया, और घर में जब तक आप ठीक वातावरण ना रखें काम करने का, पोस्चर्स गलत होने से रीढ़ की हड्डी पे ज्यादा स्ट्रेस आता है और दर्द के चांस बढ़ जाते हैं। बहुत अच्छे से आपने यहाँ पर बताया। एक और गुजारिश मेरी रहेगी, थोड़ा सा ये स्लिप डिस्क के बारे में बताइए, कितनी तरह की होती है, इसका इलाज क्या है, क्या पूरी तरह से मरीज ठीक हो सकता है? देखिए, अगर आपको कमर के दर्द के साथ साथ दर्द पैर में जाने लगे या हाथ में आने लगे तो इसका मतलब रीढ़ की हड्डी में जो सुरक्षित नसें आ रही हैं उनकी इरिटेशन, उन पे कोई दबाव आने का चांस है। और सबसे आम कारण इसका है कि अगर डिस्क अपनी जगह से सरक के नस पे दबाव डालने लगे तो इसको हम डिस्क हर्निएशन या डिस्क प्रोलैप्स कहते हैं। तो ये गलत धारणा है कि डिस्क प्रोलैप्स में हमेशा सर्जरी की जरूरत पड़ती है, ठीक नहीं होते लोग। आमतौर से 95% लोग एक अच्छे कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से ही ठीक हो जाते हैं। दवाइयाँ, फिजियोथेरेपी, सेक, मलहम से दर्द का निवारण होता है। आगे बार बार तंग ना करे उसके लिए अच्छा पोस्चर और जनरल कंडीशनिंग एक्सरसाइज की आदत रखना जरूरी है। हाँ, अगर कोई रेड फ्लैग्स हो, जैसे कि अगर पेशाब और स्टूल के कंट्रोल में दिक्कत आने लगे या पैरों में हाथों में कमजोरी तेजी से बढ़ने लगे, तो मतलब दबाव नाड़ी तंत्र पे पड़ के कमजोरी आने लग रही है शरीर में, तो उस समय फौरन ऑपरेशन। एक ही कंडीशन होती है जब हम सीधा सर्जरी पे जाने के लिए बोलते हैं, नहीं तो आमतौर से बिना सर्जरी के ठीक होने का अच्छा चांस होता है। 3 से 5% लोगों में जिनमें आराम नहीं आता तो उनमें सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। इस समझने की बात है कि सिर्फ 3 या 4% लोगों को सर्जरी की जरूरत पड़ती है, इसके अलावा कुछ बातों का ख्याल रखकर पूरी तरह से ठीक रहा जा सकता है और एक अच्छी जिंदगी गुजारी जा सकती है। मैं बात करूंगा थोड़ा सा यहाँ पर डॉक्टर यादव से। डॉक्टर यादव, अक्सर लोगों के घुटनों में आवाजें आने लगती हैं कि वो जब बैठ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो आवाजें किस वजह से होती हैं? क्या वो ये इशारा है कि उनके घुटनों में कोई प्रॉब्लम हो रही है? इसी में ये भी ऐड कीजिएगा, जो नी रिप्लेसमेंट है वो क्या प्रोसीजर है? देखो, आवाज एक खाली आवाज है, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये जैसे ये नॉर्मल है, मैंने आवाज करके देखा जी। तो इस टाइप की आवाज हो सकती है, वो सीरियस नहीं है, कोई पेन नहीं है, कोई स्वेलिंग नहीं है और कोई सिम्टम्स नहीं है। एक तो ये सिचुएशन हो गई। दूसरी सिचुएशन होती है आवाज सर, आपके नाम से कॉल आई है तो हमें लेनी पड़ेगी, ये बात हम आपसे जानेंगे। बाकायदा आपके नाम से वो कॉल आई है यहाँ पे। हेलो जी, हेलो डॉक्टर, प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल। अपना सवाल पूछिए। जी 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 बताएं। आपकी आवाज पूरी तरह से नहीं मिल रही है, थोड़ा सा रिपीट कीजिए अपने सवाल को। शायद सही से हमारा नेटवर्क। आप बताइए, अपना सवाल बताइए। वो सॉरी, अपना जो एक्सप्लेन कर रहे थे वो बताएं। एक दूसरी सिचुएशन होती है, वही आवाज भी आना पहले नहीं थी, आने लगी है, और पेन भी होने लगा है, और हो सकता है स्वेलिंग भी आने लगे। तब इसका मतलब आपकी एज भी होती है ना, इसका मतलब ये अर्थराइटिस आने लगी है जी। हम लोग कई बार नी के ऊपर हाथ रख के ये एक मूवमेंट कराते हैं जी, तो एक रफली हमें आइडिया लग जाता है कितना नी में डिजनरेशन हुआ जी। है। तो दोनों टाइप की सिचुएशन है जी। और जहां तक आपने पूछा कि नी रिप्लेसमेंट, जी, जैसे कि डॉक्टर छाबड़ा ने बताया जी,
हमें नी रिप्लेसमेंट 3 सिचुएशन होती हैं तब करना चाहिए। कई बार अर्ली स्टेज में बता दिया जाता है, तब वो ठीक बात नहीं है। मैं ये कहता हूं कि एक्सरे में दिखे कि है नी काफी खराब हो गया है, पहला फैक्टर। स्टेज 4 स्टेज होती है, स्टेज 3-4 में पहुंच गया है। फिर उसके बाद हम देखते हैं, हमारा सबसे बड़ी बात है खाली एक्सरे देख के इलाज नहीं कर सकते। कई बार स्टेज 3-4 है, मजदूर आदमी है, मेल है, पतला दिबला है, वो कहता है डॉक्टर साहब मेरे को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी मैं 15-20 मिनट आधा घंटा चल लेता हूँ। एक्सरे कुछ भी बोल रहा है तो ऑपरेट नहीं करेंगे। तो एक्सरे देखा, फिर आप परेशान कितने हैं। अगर एक्सरे के साथ साथ अगर दूसरा फैक्टर ये मिल जाए कि हमारा पेशेंट डेली बेसिस पे उसको सिंपल डेली एक्टिविटी, मतलब एयरपोर्ट पे चलने में या बगल में पड़ोस में जाने में, मदर डेयरी पे जाने, ग्रोसरी शॉप या मॉल में बच्चों के साथ ना दे पाए, डेली बेसिस पे होने लगा है, एक्सरे खराब है। फिर एज देखते हैं। मैं ये बोलता हूँ हमेशा, अगर आप 50 के आसपास जॉइंट की फिटिंग बैलेंसिंग अच्छी कर दो, अगर आप अच्छे सर्जन है तो फिटिंग बैलेंसिंग बहुत जरूरी है। और वो मैं आपसे पूछूंगा अभी, यही सब कुछ है, सबके लिए रोबोट नहीं है। एक कॉल ले लेता हूँ डॉक्टर यादव। हाँ, ये एक कॉल ले लेता हूँ, आप ही के लिए कॉल बार बार आ रही है, नेटवर्क इश्यू हो रहा था। हेलो हेलो, ये सवाल ये है, असल में हमें थोड़ा सा पता चला है कि वो अपनी जो टांग है उनकी हड्डियों को मजबूत करने के लिए आपसे जानना चाह रहे हैं क्या क्या उन्हें मतलब कदम उठाने चाहिए कि उनकी जो टांगों की हड्डियां हैं वो मजबूत रहें। एक तो वॉक खूब अच्छी तरह करें, अपनी डाइट का ध्यान रखें। डाइट में ओवरऑल इंडियन डाइट में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, प्रोटीन कम होती है, और उसमें दालें, अगर आप एग वगैरह, एग मैं कहता हूँ गरीबों की बेस्ट प्रोटीन होती है और चीप एंड बेस्ट प्रोटीन होती है। एग को अपनी मात्रा में डालें, और एक्सरसाइज में वॉक और साइकिल के अलावा वेट भी उठाना चाहिए। दोनों का इंपॉर्टेंट अलग अलग रोल है, दोनों का मिला के फिर स्ट्रेचिंग भी करनी चाहिए। अगर एज ज़्यादा है, बॉडी रिजिड होती जाती है, तो बॉडी को फ्लेक्सिबल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज से 3-4 टाइप की एक्सरसाइज और डाइट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और वेट ज़्यादा है तो वेट कम करना बहुत ज़रूरी है, और वेट ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट हम ज़्यादा लेते हैं इसलिए होता है। तो वजन का कम करना बेहद ज़रूरी है, और जो भी चीज़ें यहाँ पर हमारे माहिरीन ने आज आपको बताई हैं हमारे इस प्रोग्राम में हड्डियों की सेहत को लेकर, उनका बहुत ख्याल रखिए और पूरे जिस्म के साथ साथ अपनी हड्डियों को भी मजबूत रखिए। सभी माहिरीन ने बहुत खूबसूरती से और अच्छे से सारी चीज़ें बताई। अब मेरा ये गुजारिश रहेगी यहाँ पर, डॉक्टर बेनीवाल से शुरू करता हूँ, आप किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे? प्रोग्राम लास्ट में पहुँच चुका है, आपका पैगाम यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। आज का जो प्रोग्राम है वो बेटरमेंट ऑफ बोन के लिए रखा गया है, हड्डियों को कैसे मजबूत और स्वस्थ रखा जाए। तो इसमें जो मैं उन्हीं की बात करूंगा जो डिस्कस हो चुका है, जो हम आपको बता चुके हैं, उसका दोबारा जिक्र नहीं करूंगा। जो छूट गए हैं उनका जिक्र करूंगा। जैसे एक हाजरीन ने पूछा था कि जो एक मजदूर है वो मतलब उसमें हड्डियों को मजबूत रखने के लिए कैल्शियम और विटामिन डी की आवश्यकता होती है और सन एक्सपोजर की आवश्यकता होती है, तो मजदूर में क्यों प्रॉब्लम होती है? तो उनके लिए ये बताना चाहूँगा, कैल्शियम और विटामिन डी के साथ साथ मैग्नीशियम भी जरूरी है। मैग्नीशियम भी कैल्शियम इसके विटामिन डी के अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, सहायता करता है। जो अंदर शरीर के अंदर मैग्नीशियम भेजता है विटामिन डी को, वो जरूरी है। और जिंक भी जरूरी है, जिंक भी होना चाहिए। और दूसरा, इसमें आजकल जो हड्डियां कमजोर क्यों है उसका मुख्य कारण मसल्स कमजोर होना है, सार्कोपीनिया है। सार्कोपीनिया भी ओस्टियोपोरोसिस की तरह एक अलग बीमारी उभर के सामने आ रही है जिसमें मसल्स वीक हो जाती हैं। तो मसल्स को हम अगर स्ट्रोंग रखेंगे, मजबूत रखेंगे, तो हड्डियां अपने आप मजबूत होगी, क्योंकि मसल्स ही हड्डियों के अटैच होती है। हड्डियों को चलाने का काम मसल्स करती है। तो एक्सरसाइज करके, वेट बियरिंग एक्सरसाइज, वजन वाली एक्सरसाइज है ना, जैसे यादव साहब ने बताया, वो सारी एक्सरसाइज हम करेंगे तो मसल मजबूत होगी। मसल मजबूत होगी तो हड्डियां कमजोर होगी। और मसल मजबूत के लिए कुछ खास विटामिन मिनरल है, जैसे मैग्नीशियम मैंने बताया,
वो मसल्स को भी इन मजबूत बातों का करती है। ख्याल रखना चाहिए। ये सारी बातें बहुत ही ज़रूरी हैं अपनी हड्डियों की सेहत को बेहतर बनाने के लिए। यहाँ पर मैं दरख्वास्त करूँगा डॉक्टर यादव आपसे, आप भी अपना मैसेज दीजिए और घुटनों का हर कोई परेशान है उसके बारे में ज़रा बताएं। देखिए, सिंपल मैसेज है, अगर इस शरीर को 1 से लेकर 1.5 घंटा रगड़ोगे नहीं, अच्छी क्वालिटी की एक्सरसाइज, जैसे कि डॉक्टर छाबड़ा ने बहुत अच्छी बात की थी, बुनियाद को मजबूत बनाइए। तो आप कंप्यूटर पे 10 घंटे काम करो, 8 घंटे काम करो, काम करने लायक बनो। काम करने लायक जब बनोगे जब आप अच्छी क्वालिटी का वर्कआउट करोगे, और उसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। ग्रेजुअली हर आदमी किसी भी एज पे धीमे धीमे करके अपने वर्कआउट को अच्छा कर सकता है। और बाकी डिटेल डॉक्टर वेनीवाल बता ही चुके हैं, डाइट भी ठीक होनी चाहिए। और नी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे कि हर जॉइंट की स्पेशल एक्सरसाइज होती है, जैसे नी की भी स्पेशल एक्सरसाइज होती है, और वेट कंट्रोल मोस्ट इंपॉर्टेंट। और नीचे बैठने में प्रॉब्लम हो रही है तो वो अवॉइड करने की जरूरत है। डॉक्टर छाबड़ा, आप किस तरह से अपना मैसेज देना चाहेंगे? मैं सबको बताना चाहूँगा कि रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम्स और ख़ास तौर से जो ऑस्टियोपोरोसिस है, जो हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, वो विश्व भर में एक महामारी की तरह, एक ग्लोबल एपिडेमिक की तरह फैली हुई हैं। ये जैसे कि 50 करोड़ से ज़्यादा लोगों में ऑस्टियोपोरोसिस दुनिया भर में होगा, और हर 3 सेकंड में एक फ्रैक्चर विश्व भर में होता है ऑस्टियोपोरोसिस के कारण। तो इसके बहुत दुष्परिणाम भी होते हैं फ्रैक्चर से, मतलब ना खाली रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर से जो मॉर्बिडिटी होती है, बीमारी होती है, बट ये अल्टीमेटली आयु पे भी असर आता है। इनका साइकोलॉजिकल भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, सोशो इकोनॉमिक भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। पर अच्छी खबर ये है कि चाहे ये इतनी आम प्रॉब्लम्स हैं, इन्हें बचाया जा सकता है। और बचाया जा सकता है 2 शब्द में, तो अच्छी जीवन शैली से, जिसमें आपके एक्सरसाइजेज हों, जिसमें आपका पोस्चर ठीक हो, जिसमें आपकी डाइट ठीक हो। और अगर किसी कारण से होती है तो आज इतना एडवांस ट्रीटमेंट हो गया कि इसको ठीक से ट्रीट किया जा सकता है और आपके गलत कॉन्सिक्वेंसेस से बचाया जा सकता है। तो ठीक टाइम पे ठीक डॉक्टर से सलाह मशवरा जरूरी है। बहुत ही अच्छा मैसेज दिया यहाँ पे तीनों एक्सपर्ट्स का। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ प्रोग्राम में शिरकत के लिए। प्रोग्राम बिल्कुल एक जो आपने पूछा कि ये जो मोबाइल डेस्कटॉप का यूज, गजेट के बारे में कहना चाहूँगा। मेरा इतना ही कहना है कि गजेट को उतना ही यूज करो जो यूटिलिटी के लिए हो, आवश्यक हो। उसे आदत ना बनाए, उसके गुलाम मत बनो। गुलाम मत बने, इस चीज को समझिए। हम ख्वातीन और हज़रात, आज का हमारा ये प्रोग्राम बहुत ही अहमियत का हामिल था और बहुत ही बारीकी से तीनों एक्सपर्ट्स ने यहाँ पर बताया। मेरी यहाँ गुजारिश रहेगी आपसे, अगर आप भी इस प्रोग्राम में अपना कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो इस वक्त जो भी स्क्रीन पर हमारा ईमेल आईडी दिखाया जा रहा है, इस पर आप डायरेक्ट मेल कर सकते हैं और हमसे राब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा इस प्रोग्राम को आप यूट्यूब पर भी दोबारा देख सकते हैं। अपना बेहद ख्याल रखिए, हमेशा सेहतमंद रखिए और खास तौर से अपनी हड्डियों का ख्याल रखिए। आदाब। दूध, दही और पनीर जैसी कैल्शियम वाली ग़िज़ाएं खाएं। रोजाना कुछ वक्त धूप में बैठें ताकि विटामिन डी मिल सके। हल्की फुल्की वर्जिश और चहलकदमी को मामूल बनाएं। वजन के मुताबिक वर्जिश, वेट बेयरिंग करें। सिगरेट नोशी और शराब नोशी से परहेज करें। सॉफ्ट ड्रिंक्स और ज्यादा कैफीन वाले मशरूबात को कम करें। हरी सब्जियां और खुश्क मेवाजात अपनी ग़िज़ा में शामिल करें।